नमस्कार। प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम आस्क दी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, जब लोगों को कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक्ने, हीट रैश, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसे कई परेशानियां लोगों को इस मौसम में होने लगती हैं। ऐसे में आम स्किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बनानी चौधरी, जो मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सर एच एंड रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके पास जेरियाट्रिक केयर और एडोपिक डर्मेटाइटिस में 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, एविडेंस बेस्ड डर्मेटोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैम, आज हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में ही सारी बातें करेंगे। सो सबसे पहला जो एक मेरा क्वेश्चन है वो एक्ने के बारे में है कि एक्ने लोगों को सबसे ज़्यादा होता है और ये एक बहुत ही बेसिक और कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो हर एक एज ग्रुप के लोगों को होती है। आमतौर पर ऑयली स्किन वालों को कहा जाता है कि ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो एक्ने क्यों होता है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और क्या ये जो एक मिथ है या जो एक बात बोली जाती है कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होता है, तो ये एक मिथ है या ये रियलिटी है कि ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ती है? राइट। सो एक्ने जो प्रॉब्लम है, हम लोग जो इन जनरल पिंपल्स बोलते हैं उसको, एक्चुअली ये हमारे स्किन के नीचे एक ऑयल ग्लैंड है, जो ऑयल ग्लैंड के एक्टिविटी की वजह से होता है। और ये ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी 12 साल के बाद स्टार्ट होता है, जब प्यूबर्टल एज, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को प्यूबर्टल एज होता है, तो देन वो ऑयल ग्लैंड्स एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो प्यूबर्टल एक्ने सबको होता है, एक है, दो है या मल्टीपल है, सबको होता है। ऑफ कोर्स तो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स के पेरेंट्स लेके आते हैं प्यूबर्टल एज ग्रुप में, उनको एक्नी नेचुरल होता है। एक एक्नी होता है एडल्ट एज में होता है, जो अबव 35 या अबव 40 होता है। उनको कभी पिंपल्स उनके लाइफ में हुआ ही नहीं, फिर भी उनकी 40s या 30s, लेट 30s में उनको पहली टाइम, फर्स्ट टाइम उनको एक्नी होता है। तो और एक लेट स्टेज में मेनोपॉजल एज में फीमेल को होता है इन देयर 50s। दीज आर द थ्री एज ग्रुप, जो तीन एज ग्रुप में फीमेल्स को होता है। मेन को मोस्टली प्यूबर्टल एंड एडल्ट एक्नी होते हैं। नाउ ये एक्नी का जो ओरिजिन है वो ऑयल ग्लैंड है, स्किन के नीचे जो ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी है। ये हमको पेशेंट्स को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पिंपल्स इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे पस हो रहे हैं फेस में डॉक्टर, और वो प्रेस करते हैं पिंपल्स को। लेकिन एक्नी कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता है। टू स्टार्ट विथ, बिगिन से एक्टिविटी ऑफ द ऑयल ग्लैंड होता है, उसके बाद उधर आपने टच किया है, और कमिंग बाहर, जैसे कमिंग टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, जो पेशेंट एक्सपोज होते हैं पोल्यूशन से, तो उधर कभी कभी इन्फेक्शन उसके ऊपर आता है। सो बिगिनिंग में ही हमेशा ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी होता है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, डिपेंडिंग ऑन ऑयल एक्टिविटी आपके स्किन में कैसा है, उसके हिसाब से होता है। सो ऑयली स्किन लोगों को ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके फेस में ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। उनका ऑयल ग्लैंड सबके समान ही होता है, लेकिन उनकी एक्टिविटी, ऑयल सिक्रेशन बाय द ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी इज हाई। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन जैसे नॉर्मल होता है, उनके टी जोन ऑयली रहते हैं, टी एरिया, और बाकी स्किन ऑलमोस्ट नॉर्मल कॉम्बिनेशन होता है। और ड्राई स्किन में क्या होता है, ओवरऑल उनका स्किन ड्राई रहता है, बिकॉज उनके ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी लेस होता है। ऐसा नहीं है कि ऑयल ग्लैंड्स नील है, ऑयल ग्लैंड्स तो रहेंगे सबके। तो ड्राई स्किन लोगों को भी एक्नी हो सकता है। और बेसिक केयर में एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, प्यूबर्टल एक्ने में एक्चुअली मुझे पेशेंट्स के पेरेंट्स को ज़्यादा बोलना पड़ता है, बिकॉज वो हाइपर हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत एक्ने आ रहे हैं। और दैट एज में, उनके प्यूबर्टल एज में, वो लोग बहुत टच करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको पता नहीं चलता है पिंपल्स हो रहे हैं कि बॉयल्स है, तो टच करते हैं तो बहुत सारे मार्क्स रह जाते हैं। एक्चुअली जो ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी के जैसे पिंपल, सिंपल ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी की वजह से पिंपल्स होते हैं, वो सब दाग नहीं रखते हैं, दैट डजंट लीव बिहाइंड एनी मार्क्स। अगर आपने टच किया है और प्रिक किया है, और उधर उस सेम एरिया पे आपकी जो एक्नी है बहुत लंबा चला, सेम स्पॉट पे आपको एक्नी 3-4 वीक्स रहा, तो ही मार्क्स रहते हैं, अदरवाइज पिंपल्स के मार्क्स नहीं रहते हैं। फिर एडल्ट एज में ऑफ कोर्स हम लोग ट्रीट करते हैं, बिकॉज वो
प्यूबर्टल एज रिलेटेड एक्ने नहीं होते हैं, वो कारण से होता है। किसी किसी को मेडिकेशंस की वजह से होता है, किसी किसी को स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से होता है, किसी को स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से, हमारे जो बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है उसके वजह से भी पिंपल्स होते हैं। फेस में होता है, चेस्ट में होता है, बैक में होते हैं, आर्म्स में होते हैं, और बहुत रेजिस्टेंट वैरायटी होता है ये एडल्ट एक्ने। तो हम लोग मेडिकेशन देते हैं। मेनोपॉजल एक्ने वो बहुत ट्रांजिएंट होता है, वो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए रहता है, 6 मंथ्स 9 मंथ्स। इसमें भी हम लोग मेडिकेशन करते हैं, बट नॉट टू मच, बिकॉज ये फेज होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पिंपल्स भी निकल जाते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि 3 फेजेस में पिंपल्स हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द एज हम लोग करते हैं। और ये जो आपने बोला मिथ है, ड्राई स्किन लोगों को भी एक्ने हो सकता है। तो दिस इज ट्रू कि ड्राई स्किन नॉर्मल हो या ऑयली हो, सबको पिंपल्स हो सकते हैं। उसके ग्रेड्स और सीवियरिटी कम ज़्यादा होता है। और जो एक्ने होता है, क्या वो किसी तरीके के इन्फेक्शन के कारण भी होता है? और एक जो बहुत हमारे यहाँ पे फिनोमेना बहुत कॉमन है कि जो लोग ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं सर में, तो उनके फेस पे एक्ने ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा सुना जाता है। तो क्या ये भी फैक्ट है या ये सिर्फ़ एक मिथ है? और क्या या वेरी गुड हार्मोनल चेंजेस से भी एक्ने रिलेटेड होता है? या वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब अभी बोला एक्ने इन्फेक्शन नहीं होता है। सुपर एडेड इन्फेक्शन मतलब एक बार ऑयल एक्टिविटी के बाद जो पिंपल्स जो बॉयल जैसा दिखता है, तभी उसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं रहता है। बट इफ यू टच इट, अगर टच होता है बार बार, और कभी आप लोग बाहर गए पोल्यूशन की वजह से, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है। सो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बट प्राइमरीली पिंपल्स इन्फेक्शन नहीं है उसमें। तो नॉन नेसेसरीली हमें एंटीबायोटिक, एक्ने हो तो एंटीबायोटिक लेना होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, इनफैक्ट जेल देते हैं और क्रीम्स देते हैं। उससे इन्फेक्शन, उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अब अगर इन्फेक्शन हमें दिखा तो हम ऑफकोर्स उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, बट इन्फेक्शन, एक्ने बाय नेचर इज नॉट इन्फेक्टिव, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन, वो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। नंबर 2, ऑयलिंग ऑन योर स्कैल्प। यस, तेल आपके हेयर पे अच्छा है, लेकिन सिर पे नहीं, बिकॉज हमारे जो सिर पे, सेम फेस के जैसा ही हमारे सिर पे भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, बिकॉज ये स्किन और ये स्कैल्प इट इज ओवरलैपिंग। तो हमारे फेस में जैसे एग्ज़ैक्टली। ऑयल प्रोडक्शन होता है, स्कैल्प पे भी ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो जी। उसके ऊपर और एक्स्ट्रा ऑयल लगा के कोई जरूरत, दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस, कोई जरूरत ही नहीं है। ऑयल इज एन एक्सेलेंट कंडीशनर। ऑयल से आपका हेयर का जो कंडीशनिंग इफेक्ट है, स्मूथनेस आता है। हफ्ते में एक बार 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट आप हेयर पे ऑयल लगा सकते हैं। सिर पे कभी ऑयल मत लगाइए। अगर आपको पिंपल हो, नहीं भी हो, आपको ऑयल सिर पे लगा के कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स ज़्यादा ऑयल लगाएंगे सिर पे, स्कैल्प स्कैल्प मतलब हेयर पे आप ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर पे आपका ऑयल रह गया 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 घंटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरनाइट, लोग ओवरनाइट मसाज करके रखते हैं, तो ऑफकोर्स आपके एवरी पेशेंट को, इनको यहाँ पे फॉरहेड में आपको ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एक्नी होगा अलोंग दी हेयर लाइन। एक्नी होता है ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट, 100 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स जिनको ये फॉरहेड एक्नी और हेयर के पास बॉल्स होते हैं, मैं पूछती हूँ ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल लगा के उनका हिस्ट्री होता ही है कि ऑयल लगा के सोए हैं वो लोग। जी। तो ऑफ कोर्स ये है। और हार्मोनल एक्ने बहुत कॉमन है एक्चुअली नाउअडेज। पॉलीसिस्टिक करके एक बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी। तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, पीरियड डिस्टर्ब होते हैं लोगों का, 5 days हियर एंड देयर, 5 दिन आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होके मेल हार्मोन बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन कम हो जाता है, और उनको एक्ने होते हैं। बट उनको उनके एक्ने के साथ उनको अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे हेयर थिनिंग, फेशियल हेयर ज़्यादा हो जाता है। तो हार्मोनल एक्ने एकदम नॉर्मल एक्ने से डिफरेंट लुक देता है। तो हार्मोनल एक्ने इज ऑल्सो वेरी कॉमन नाउअडेज। क्या अगर हम लोग प्रॉपर एक स्किन केयर को फॉलो करें, तो क्या उससे एक्ने से सेव किया जा सकता है स्किन को कि एक्ने ना हो? देखिए, प्यूबर्टल एक्ने जो होता है ना, वो 1-2 पिंपल्स, जितना भी आपने अपने स्किन को क्लीन रखा है, आपने फेस वॉश यूज़ किया है, हेयर को क्लीन किया है, 1-2 एक्ने हो ही सकता है, क्योंकि ये प्यूबर्टल एक्ने है। एवरी एज, इवन मुझे भी हुआ था प्यूबर्टल एक्ने में, प्यूबर्टल एज में मुझे, मेरी डॉटर को भी है 1-2 एक्ने। तो यू कैन नॉट प्रिवेंट, बट ऑफ कोर्स सीवियरिटी कम होगा।
इफ यू नो दैट आपको 2 बार फेस वॉश करना है, साबुन से हो या फेस वॉश हो, डज़न्ट मैटर। आपने फेस वॉश आपके खुद के फेस वॉश से किया है, कोई डॉक्टर रिकमेंडेड फेस वॉश किया है, एटलीस्ट आपने 2 बार फेस वॉश किया है, 2 बार लाइट मॉइस्चराइज़र लगाया है, हेयर को आपने डबल 3 टू 4 टाइम्स अ वीक आपने वॉश किया है, कभी-कभी डबल क्लेंस लगता है, कोई-कोई एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी देते हैं। उससे अगर आपको एक ही एक्ने हुआ, तो 1 या 2 ही रहेगा, इट विल नेवर इंक्रीज़। तो हम लोग इसको प्रिवेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं टू नॉट टू गो बियॉन्ड 1 और 2, 1-2 एक्ने आ सकते हैं क्योंकि ये हार्मोनल नेचुरल है। ये ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी आपको होगा ही प्यूबर्टल 12 साल से टिल 20 इयर्स, टीनेज में जो बिलो 20 इयर्स वो 1-2 एक्ने आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट एक्ने के बाद स्कारिंग नहीं होना है, क्योंकि अगर एक ही स्पॉट पे आपको एक्ने हुआ, बार-बार हुआ, तो आपको डेफिनिटली डॉक्टर्स 1-2 एक्ने आपने केयर किया तो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर एक स्पॉट में आपको एक्ने बहुत 3-4 वीक्स तक रहा, सेकेंडली बहुत सारे एक्ने आ गए हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है सो दैट ये आपको एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम, बिकॉज़ अगर ज़्यादा देर उधर एक्ने रह गया तो उधर स्कार रहेगा। स्कार और मार्क पे डिफरेंस है। मार्क मतलब एक स्पॉट मार्क, स्कार में स्किन में डिप्रेशंस होते हैं। तो लोगों को एज़ वी कैन सी ना, सब बहुत सारे लोगों को स्कार होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्हें स्कार हो रहा है, और जब एक्ने हील हो जाते हैं वहाँ पे एक परमानेंट डिप्रेशन हो जाता है। फॉर दैट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, नॉट कॉस्मेटिक डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो स्कारिंग हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं 100%, अगर हम लोग ने एक्ने को एट द टाइम हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। मैम कई बार ये होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो क्या किसी दूसरी बीमारी के कारण भी एक्ने जो है वो डेवलप हो सकता है या इंक्रीज़ हो सकता है? या फिर मेडिकेशन अगर कोई ले रहे हैं, कोई किडनी की मेडिसिन ले रहा है, लिवर की मेडिसिन ले रहा है, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि एक्ने को उससे एक्ने इंक्रीज़ हो जाए किसी का? हाँ, मैंने जो बोला आपको मिडिल एज में एंटी डायबिटिक्स तो नहीं बोलूँगी। बहुत सारी मिडिल एज या ओल्ड एज में डायबिटिक्स डायबिटिक्स मेडिसिन्स, एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन्स पे होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स पे होते हैं, कार्डियक मेडिसिन्स पे होते हैं। बट मोस्टली ये मेडिकेशंस मोस्टली डायरेक्ट एक्ने नहीं करता है। ये मेडिकेशंस, कार्डियक मेडिकेशंस एंड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस से सिर में ऑयलीनेस होता है, मतलब एक कंडीशन होता है जिसमें हमारे स्कैल्प में जो डैंड्रफ होता है वो बढ़ जाता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। और स्कैल्प से फिर मैंने जब बोला आपको फोरहेड में छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं, ये एक्नी जैसे दिखते हैं, और वो स्कैल्प से रिलेटेड है और एंटी हाइपरटेंसिव और कार्डियक मेडिकेशन से हो सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है स्टेरॉइड। कोई-कोई प्रॉब्लम की वज़ह से अगर हमको कोई-कोई कभी-कभी कंडीशन में स्टेरॉइड लेना पड़ता है। स्टेरॉइड से 100% एक्ने होता है, क्योंकि स्टेरॉइड से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी और ये कम हो जाता है और ऑयल एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक्ने फेस पे होता है, चेस्ट में होता है, बैक में वेरी वाइड स्प्रेड होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेरॉइड। थर्ड मेडिकेशन इज़ एनीथिंग व्हिच कॉजेस इंक्रीज ऑयल एक्टिविटी, जैसे कभी-कभी मतलब ड्रग्स नहीं बोलूँगी, कभी-कभी मेडिकेशंस नहीं बोलूँगी मैं, कभी-कभी क्या होता है लोग जिम जाते हैं मिडिल एज में, जैसे दे गो टू जिम, दे वांट टू कीप फिट, बी फिट। तो जब जिम जाते हैं ना, देन सम वंस दे कम होम दे डू नॉट टेक शावर, वो शावर इमीडिएटली नहीं लेते हैं। तो वो उसके वजह से भी जो एक ऑयल का जो लेयर बन जाता है, स्वेट ग्लैंड्स आर डिफरेंट, ऑयल ग्लैंड्स आर डिफरेंट, बट विद द स्वेट ना ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी में फेस ऑयली हो जाता है, बॉडी भी चिपचिपा और ऑयली हो जाता है। उनको उस कारण से भी मिडिल एज में चेस्ट और बैक में और अगेन फोरहेड एंड फेस में ऑयल एक्टिविटी की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। तो मोस्टली नंबर वन मेडिकेशन इज योर स्टेरॉइड्स, सेकेंडली एंटी हाइपरटेंसिव and cardiac medications. Thirdly, it's one more medication, anti-tubercular medications. टीबी की जो मेडिसिन है, 2-3 मेडिसिन से पिंपल्स होते हैं, बट मेडिसिन बंद करने से वो पिंपल्स, बिकॉज एटीटी तो हमें बंद ही करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का 9 मंथ्स का कोर्स है। स्टेरॉइड भी बंद हो जाता है बिकॉज शॉर्ट कोर्स होता है, लेकिन कार्डियक मेडिकेशन और एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो हम लोग उसको एक्ने को ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करके पेशेंट को सेम मेडिकेशन पे ही रखते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग चेंज नहीं करते, बट उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प को हम लोग ट्रीट करते हैं, एक्ने को ट्रीट करते हैं, और एट सम पॉइंट ये निकल जाता है।
और क्या जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है नो मेकअप लुक का, बट वो मेकअप स्किन पे आता ही है और स्किन की केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड चीज़ उसी के साथ में यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाता, तो क्या इन दोनों फैक्टर्स की वजह से भी एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? मेकअप फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, लंबा टाइम जो मेकअप रहता है तो दैट कैन कॉज क्लॉगिंग। आजकल एक्चुअली यूट्यूब और या इन्फ्लुएंसर को देख के बहुत पेशेंट्स लेयर लगाते हैं, टोनर, सीरम्स, मॉइस्चराइजर, वन मोर सीरम एंड देन सनस्क्रीन, उसके ऊपर मेकअप। सो जी, सनस्क्रीन काफी हैवी होता है और लेयरिंग और प्रोडक्ट से भी पिंपल्स होते हैं। नाउ एज लॉन्ग एज आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको क्लीन किया है, डबल क्लेंस किया है ऑफ कोर्स। एक है आपका फेस वॉश, सेकेंडली क्लेंजर। और आपने अगर क्लेंजर नहीं किया तो आप मिसलर वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल वॉश करना ही पड़ेगा। अगर आपने किया है और एट द एंड ऑफ द डे आपने वो डबल क्लेंस करके मॉइस्चराइजर लगाया है, करेक्ट मॉइस्चराइजर ऑफ कोर्स। एक्ने प्रोन स्किन के लिए थिक मॉइस्चराइजर विल गिव यू अगेन क्लॉगिंग, तो थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना होता है। एज लॉन्ग एज आपने फेस को क्लीन रखा है यू आर सेफ। बट यस, अगर एक 8 आवर्स, 8 घंटा, 12 घंटा मेकअप है, उसके नीचे प्रोडक्ट्स है, तो एक्नी तो होता ही है। तो इन दोज केसेस हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग मत कीजिए। अगर आपको प्रोफेशनल रीजन की वजह से आपको मेकअप लगाना होता है तो आप एक सीरम लगाइए पतला सा, एक मॉइस्चराइजर लगाइए। और मोस्ट ऑफ दी मेकअप्स अभी आजकल सनस्क्रीन होता है, सनस्क्रीन बेस्ड मेकअप। तो वो मेकअप सनस्क्रीन से वाला ही। मेकअप अगर लगाएंगे तो आपको सनस्क्रीन की भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ऑयली फूड एंड एक्ने से रिलेशन कुछ है नहीं। ऑयली फूड ऐसे भी खराब है बॉडी के लिए, लेकिन ऑयली खाने से, फ्राई खाने से जैसे पिंपल्स होगा ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। लेकिन डाइट में आपको फ्रेश फ्रूट्स से आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, बट स्पेसिफिकली फॉर स्किन एंड हेयर, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, दीज आर द थ्री थिंग्स यू नीडेड, बिकॉज ये तीनों में जिंक, आपके मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा है। तो तीनों में जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, तीनों में जो आपके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आपके नेचुरल सिबम, जो ऑयल, फेस के ऑयल या हेयर की स्कैल्प में ऑयलीनेस होता है, जो डैंड्रफ होता है, इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग तो मेडिसिन देंगे ही, बट एट सम पॉइंट हम मेडिसिन बंद करते हैं और आपको मेंटेनेंस में डालते हैं। सब मेंटेनेंस में डालते हैं। फर्स्ट कंसल्ट में ही मैं पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये तीनों आपको डेफिनेटली अभी से स्टार्ट करना है। आप जितना भी जंक खाइए, जंक डेफिनेटली लिमिट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको ये तीनों इंट्रोड्यूस करना ही है, 1 और 2 फ्रूट्स, 2 वेजिटेबल्स एंड लिटिल ड्राई फ्रूट्स। ये तीनों अगर करें तो आप फ्राई भी कभी भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट डेफिनेटली हेल्थ के लिए यू कैन नॉट हैव टू मेनी फ्राइड फूड, टू मेनी जंक्स, तो आप उसको कंट्रोल एग्जैक्टली। कीजिए। बट नेचुरली आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स खाना ही है। अगर किसी के फेस पे ऑलरेडी एक्ने मार्क्स हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? और एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्ने मार्क्स और एक्टिव एक्ने को दूर करने के लिए क्या ट्रीटमेंट जो होता है, वो अलग-अलग होता है? और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अगर बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस वजह से एक्ने हो रहा है, क्या ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, आंसरिंग योर लास्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी की वजह से एक्ने नहीं होता है, अनलेस जिंक, वेरी सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, तो ये होता नहीं है। क्योंकि हम लोग नेचुरली तो ऐसे नॉर्मल हेल्थ जो भी बाहर भी खाए, फिर भी हम लोग घर में तो खाना खाते ही हैं, एक मील तो जी, खाते ही हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में जो नॉर्मल जिंक होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। जब भी जी। बहुत डेफिशिएंसी होते हैं, जिनका कोई स्टमक का इश्यू हो, जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एक हुँ, कंडीशन है जिसमें इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, जिसमें हम जो खाते हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उनको सीवियर जिंक डेफिशिएंसी होता है। वो डेफिशिएंसी की वजह से आपको ऑयलीनेस, पिंपल्स, नॉर्मल लोगों से कंपेयर करेंगे तो उनको ज़्यादा होता है। तो जिंक इज वन थिंग। सेकेंडली, मार्क्स, जैसे मैंने बोला, एक्ने के जो अगर मार्क्स है तो वो बहुत जल्दी से निकलते हैं, बिकॉज उसके लिए क्रीम देते हैं। मार्क्स एंड स्कार बोथ आर डिफरेंट। स्कार में जैसे मैंने बोला डिप्रेशन, मार्क्स में एक फ्लैट मार्क है, उसमें डिप्रेशन नहीं होता, ब्राउन कलर हो, रेड हो, दिस आर मार्क्स। स्कार में ऑफ कोर्स पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होता है टू डिफरेंशिएट, मार्क्स उनको पता नहीं चलता है, स्कार हो रहा है उनको भी पता नहीं चलता। तो ऑफ कोर्स ये एक्सपर्ट के ही ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा। और मार्क्स मार्क्स के लिए एक्चुअली यू डू नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, वो क्रीम से ही जाता है। हम लोग क्रीम्स देते हैं मार्क्स का। स्कार अगर हुआ तो स्कार ट्रीटमेंट्स करना पड़ता है, माइक्रो नीडलिंग और स्कार लेजर आता है, बहुत इफेक्टिव है।
वी कैन नॉट, एक बार स्कार हो गया परमानेंट, 100% रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन इम्प्रूव, हम लोग 90-95% तक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं स्कार को। तो ये तो हमने एक्ने के बारे में बात कर ली, बहुत डिटेल में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ अब क्योंकि समर्स आ चुके हैं, अब समर्स में सब लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो गर्मी में किस तरह का सनब्लॉक या फिर सनस्क्रीन जो है वो लगाना चाहिए, चाहे मेल, फीमेल, यूथ, ओल्ड कोई भी एज हो और जो इंडियन स्किन के लिए सूटेबल हो? और क्या सिर्फ़ घर से बाहर निकलने पर ही सनब्लॉक लगाना चाहिए या जो लोग घर पे रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है लगाना? हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली, ये सब एवरी डे आई गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम पेशेंट्स। तो सनस्क्रीन जो हमारे स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड स्टडी होता है उसमें एसपीएफ 25 to 30 इज एनफ डे टू डे के लिए, और सन हॉलीडे, बीच हॉलीडे और स्पोर्ट्स में एसपीएफ 50 चाहिए। बट अदरवाइज हमारे डे टू डे, जैसे आप लोग बाहर गए हैं, धूप में गए हैं, थोड़ी देर बाहर थोड़ी देर अंदर और कार में गए हैं, एसपीएफ 25 to 30 इज गुड। तो डिपेंडिंग ऑन स्किन, अगर आपका ड्राई स्किन है तो लोशन देते हैं, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन। अगर आपका नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन तो हम लोग लोशन या जेल दे सकते हैं, और अगर आपका ऑयली स्किन है हम लोग जेल बेस्ड देते हैं। तो दे आर टोटली नॉन स्टिकी जेल बेस्ड सनस्क्रीन। अपने 1 फिंगर टिप अमाउंट, इतना फुल फिंगर टिप अमाउंट आपने ले लिया और फेस पे नेवर डब इट बिकॉज वो वेस्ट हो जाएगा, तो आपने ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके फुल फेस और नेक पे लगा लिया। एंड गुड थिंग अबाउट ये जो सनस्क्रीन आजकल अवेलेबल है, एक लेयर, 1 लेयर यू हैव पुट इट, अनटिल अनलेस आपने फेस वॉश किया, तब फेस वॉश करके आपने निकाल दिया तभी सनस्क्रीन जाता है। स्वेट रेजिस्टेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो आपको स्वेट से भी सनस्क्रीन नहीं निकलता है। तो आपको जी। फेस वॉश करके निकालेंगे तो अलग बात है। तो एक बार ये 1 आपने लगा लिया अच्छी तरह से, तो आपका पूरे दिन के लिए हो गया। और सेकेंडली बहुत सारे अभी टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आए हैं, तो अगर आपको थोड़ा ब्राइट लुक चाहिए दिन में तो टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आते हैं, तो वो लगा सकते हैं। एंड सनस्क्रीन एक्चुअली डे टू डे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सनस्क्रीन एक्ट्स एन एंटी एजिंग। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, आपको पिंपल्स नहीं है या पिगमेंटेशन भी नहीं है, आप प्लीज रोज सनस्क्रीन लगाएंगे, और जब बाहर गए तो लगाइए। अगर आप घर पे हैं, आपकी जो सन रेज आपके फेस पे या बॉडी पे आ रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सन के पास बैठे नहीं हैं, तो आपको सनस्क्रीन घर पे लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन मेलाज्मा। 1 कंडीशन जो हम लोग सनस्क्रीन लगाने को बोलते हैं, वो एक कंडीशन है मेलाज्मा। सो एक हार्मोनल पिगमेंट है जो डायरेक्ट रेज एज वेल एज सन के जो रेज दूर से आते हैं उससे भी एग्रीवेट हो सकता है। तो एक ही टाइप ऑफ पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं घर पे बैठने पे भी सनस्क्रीन लगाना होता है। बाकी सब लोग जो पूछते हैं मुझे कि सनस्क्रीन घर पे भी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर गए हैं तो और एक क्वेश्चन पूछते हैं कितनी मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना होता है, 1 से 2 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाया, 1 से 2 मिनट में उसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया, तो यू कैन यूज इट। और एक बताऊंगी, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर मैं टैन हो गए। तो ये टैनिंग का क्या होता है, एक तो है ये जो सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैनिंग होता है, एक है आपने, वन इज दैट आपने सफिशिएंट क्वांटिटी पे सनस्क्रीन नहीं लगाया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद भी अगर आपको टैनिंग हुआ है तो ये टैनिंग इमीडिएट टैनिंग होता है और ये निकल जाता है 1-2 दिन में। सपोज आपने पूरा दिन बाहर गए, सनस्क्रीन लगा के गए, आप उस दिन आपकी इवनिंग में आपने देखा कि आपका फेस थोड़ा डार्क दिख रहा है, पर आपने फेस वॉश किया, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाया, 1-2 दिन में यू आर बैक टू नॉर्मल स्किन टोन। वो टेम्परेरी, अगर सनस्क्रीन लगाया टैनिंग होगा तो टेम्परेरी टैनिंग होगा, इट विल नेवर बिकम डिलेड टैनिंग और पिगमेंटेशन। दैट वो सनस्क्रीन का बहुत एक एडवांटेज है। और अगर बच्चे हैं छोटे घर में और वो घर से बाहर निकलते हैं, क्या उन्हें भी सनब्लॉक लगा सकते हैं? और सनब्लॉक में कई बार ये होता है केमिकल्स भी होते हैं, तो क्या ये उन्हें कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं देते? और किस एज के बच्चों को हम सनब्लॉक लगा सकते हैं? कोई स्किन बीमारी होता है, जैसे ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम करके एक बीमारी है जो छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है, जेनेटिक डिजीज है, उनको ही हम लोग सनब्लॉक लगाने देते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज, 1 ईयर 2 ईयर्स। लेकिन नॉर्मल बच्चे जो 12 ईयर्स के बाद ही सनस्क्रीन लगा सकते हैं, एक्सेप्ट स्विमर्स जो स्विम बहुत 2 घंटा मॉर्निंग 2 घंटा आफ्टरनून स्विमिंग करते हैं, उनको हम लोग सनस्क्रीन देते हैं। और बच्चों में हमेशा फिजिकल ब्लॉक होता है। फिजिकल ब्लॉक मतलब जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ये तीनों इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो ये स्किन पे एक लेयर बनाता है, बट ये स्किन के नीचे कभी नहीं जाता है। तो इट फॉर्म्स लाइक अ वाइट लेयर जो स्पोर्ट्स पर्सन भी सनस्क्रीन लगाते हैं।
और वो लगा के आप बाहर जाए या स्विमिंग करे या स्पोर्ट्स खेले, उसमें कभी भी स्किन में रिएक्शन नहीं होगा अगर आपने फिजिकल ब्लॉक लगाया। वो 12 साल के नीचे बच्चों में या 12 साल के ऊपर फिजिकल ब्लॉक कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आफ्टर बिलो 12 हम लोग फिजिकल ब्लॉक ही देते हैं अगर देना है। अदरवाइज नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल गोइंग टू पार्क, नॉर्मल स्पोर्ट्स, सनस्क्रीन इज नॉट नीडेड। सनस्क्रीन बच्चों में बिलो 12 इट्स नॉट नीडेड। अ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे अलग-अलग स्किन केयर को लेके बहुत सारे पोस्ट और वीडियोज़ हम लोग देखते रहते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सीरम का आजकल यूज़ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड मैं कहूँगी कि चल गया है। तो क्या फेस पे अलग-अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए सीरम एक्चुअली में हेल्प करते हैं? जैसे किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने मार्क्स है या फिर स्किन ब्राइटनिंग करनी है, तो इनके लिए क्या सीरम यूज़ किए जा सकते हैं? और क्या ये डेली यूज़ हो सकते हैं या ये इनका इफ़ेक्ट कितना लॉन्ग टर्म के लिए होता है? देखिए ये जो ब्रांड्स होते हैं ना इंस्टाग्राम में, उसमें भी 2 वैरायटी होता है। एक है कॉस्मेटिक ब्रांड, एक है कॉस्मेस्यूटिकल ब्रांड और मेडिकेटेड जो हम लोग लेते हैं, स्किन के जी, प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होते हैं। जो इंस्टाग्राम में अवेलेबल है वो कॉस्मेटिक और कॉस्मेस्यूटिकल्स है। कॉस्मेटिक इज़ एन इनर्ट प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक जो मेकअप लगाया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होगा, तो इनर्ट होता है। उसका कुछ फिजियोलॉजिकल हमारे आपने लगाया है सिर्फ़ उसमें आप आपने सिर्फ एक लेयर लगाया स्किन में, लेकिन वो पेनिट्रेशन भी नहीं हो रहा है और उसमें स्किन का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कॉस्मेस्यूटिकल्स ऑन द अदर साइड जो आजकल कोई कोई ब्रांड्स है जिसमें यू कैन सी द एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो लिखते हैं पीछे कि इसमें थोड़ा रेटिनॉल है, नियासिनामाइड है, फेरुलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। जी। इनफैक्ट कोई कोई ब्रांड्स तो परसेंटेज भी लिखते हैं। सो हाँ, दीज आर गुड, यू नो वो एक्चुअल मेडिसिन से डेफिनेटली लोअर लेवल पे है, लेकिन कॉस्मेस्यूटिकल्स आर स्टिल ओके। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपको कुछ लगाना है थोड़ा ब्राइटनेस के लिए, आपने थोड़ा विटामिन सी लगाया है, नियासिनामाइड, ऑफ कोर्स इट इज फाइन। बट डू नॉट, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि पेशेंट्स को बोलती हूँ कि डू नॉट डू टू थिंग्स एट ऑलवेज एट अ टाइम। मतलब सिंगल टाइम पे आपको एक ही सिरम लगा के आप देखिए थोड़ी टाइम, उसका इफेक्ट देखिए, फिर उसके बाद देखा कि आपको एक नाइट सिरम ऐड करना है, रेटिनॉल सिरम ऐड करना है, तो थोड़ी देर के बाद वो सेकंड सिरम यूज कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है, ऑफ कोर्स आपकी डू नॉट आस्क योर फ्रेंड, बिकॉज आपकी स्किन और आपके फ्रेंड की स्किन अलग हो सकता है। तो अगर आपने बिल्कुल। एक सिरम यूज किया है, आप 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद दूसरा सिरम ट्राई कर सकते हैं। नेवर गो बियॉन्ड 2 सिरम्स। 3 सिरम्स एट अ टाइम इज नॉट नीडेड। ओके, तो अगर आप बोले कि एब्सोल्युटली नीडेड 3 सिरम्स हो या फिर कुछ अलग सिरम है, तो ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाके पूछना है। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सिरम पिकअप करना है, तो ऑफ कोर्स योर डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके खुद के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक साथ ट्रीट ना किया जाए, सिंगल प्रॉब्लम पे फेस करके फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाया जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आई गेस। यस। अ, अब क्योंकि समर्स स्टार्ट हो गए हैं, इस वेदर में हीट रैश जो है ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे घमौरिया भी कहा जाता है। तो स्किन रैश होने पे या हीट रैश होने पे का जो मेन रीज़न होता है वो क्या है और इससे कैसे खुद को बचाया जा सकता है? और क्या जो कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं, वो एक्चुअली में इसमें कुछ इफ़ेक्टिव होते हैं या इसका कोई यूज़ नहीं होता? हीट रैश होता है हमारे स्वेट ग्लैंड की वजह से, जो हम लोगों ने अभी एक्ने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ऑयल ग्लैंड की वजह से हमारे बॉडी में 3-4 ग्लैंड्स होते हैं। तो घमौरिया या मलेरिया जो बोलते हैं हीट रैश, वो हमारे ऑयल ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स की वजह से होता है, जो हमारे एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है। और अगेन कोई-कोई लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होता है, किसी को लेस स्वेटिंग होता है। जो उनको ज़्यादा स्वेटिंग होता है, उनको हीट रैश हो सकता है। हीट रैश एक्चुअली एक तो है नॉर्मली जहाँ पे क्लोज एरिया है, जैसे अंडर आर्म्स पे, बैक पे, और प्राइवेट एरियाज पे होता है लोगों को। तो ऐसे तो जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि यू हैव टू टेक शावर। गर्मियों में 2 बार शावर करके अच्छी तरह से ड्राई करना है बॉडी को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का क्या होता है, 2 बार 3 बार नहाते हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं करते बॉडी को। तो ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। नहाइए, ड्राई कीजिए और आप थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाइए। हाँ, दैट इज़ अ बेसिक थिंग। नाउ अगर एक बार रैश हो गया तो ऑफ कोर्स हम लोग रैश क्रीम देते हैं, बट बार-बार ये नहीं होना होता है। तो हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि आप नहाइए, 2 बार नहाइए, ड्राई कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए जहाँ-जहाँ आपको हीट रैश हुआ था। और
thirdly एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जो हम लोग अभी शायद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं अभी इसके साथ ही बता रही हूँ। जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपने मेंशन किया, तो हमारे गर्मियों की सीजन में क्या होता है, जो हमारे वॉच के ये होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं, वो लेदर के होते हैं या कोई मेटल के होते हैं। तो यहाँ पे स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग के साथ हमारे यहाँ पे या इयररिंग्स में निकल रहता है, दीज थिंग्स आर निकल। तो निकल हमारे स्किन के स्वेट के साथ मिक्स होके रिएक्शंस होते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होते हैं। रबर चप्पल्स रबर चप्पल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है लोगों को स्वेटिंग के साथ। जो ये स्वेटिंग के साथ जब ये एरिया थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है तो ये निकल और रबर एंड दोज मेटल्स, स्पेसिफिकली दोज मेटल्स व्हिच हैज हाई निकल, तो उससे वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो ये भी बहुत कॉमन होता है समर सीजन में। जिनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, समर में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घरेलू नुस्खे एक्चुअली आई टेल यू कि बाथ you can put cold aloe vera jelly, you can put cold lactocalamine, जो हमारे एज ओल्ड से lactocalamine सॉल्यूशंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ठंडा लोशन lactocalamine लगाइए, ठंडा एलोवेरा लगाइए। बट अगर रैश हो गया है ऑलरेडी तो ये lactocalamine और एलोवेरा काम नहीं करेगा, बट प्रिवेंशन के लिए बहुत काम करता है। तो जहाँ पे घमौरिया या मलेरिया हुआ हो, हीट रैश हो, तो इस एरिया पे जहाँ पे आपको बार बार होता है, जब ठीक हो जाएगा उस एरिया पे लगाएंगे। और वो डस्टिंग पाउडर आता है, स्टार्च वाले डस्टिंग पाउडर, तो उससे भी एब्जॉर्ब होता है इसमें। तो पाउडर एंड दीज कोल्ड लैक्टोकैलामाइन्स रियली हेल्प। हीट रैश के अलावा समर्स में एक स्किन रैश की भी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। तो क्या व्यक्ति को अगर खुजली ज़्यादा हो रही है और स्किन इसमें जलने भी लगती है, तो इससे रिलीफ पाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? और स्किन रैश होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं और इसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, मैंने एक कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, आपने जो भाई मेरा बायोडेटा पढ़ा, एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक जी। डर्मेटाइटिस मतलब ये लोगों को क्या होता है ना, पहले से स्किन रैश होने का टेंडेंसी होता है। कोई भी एलर्जेंस जब भी सीजनल चेंज होता है, जब हमारे प्लांट्स में पोलेंस आ जाते हैं या हाँ। बहुत सारे डस्ट होते हैं, तो दीज पीपल जी। दे इनहेल ऑल दीज एलर्जेंस। ये इनहेल करके उनके लंग्स में जाते हैं, लंग्स से ब्लड में जाता है और इनको पूरे बदन पे रैश होते हैं। तो इनका एक तो है उनका टेंडेंसी होना है, तो ये एटोपिक टेंडेंसी बोलते हैं। जो हम लोग सेम पार्क में जाएंगे, सेम एरिया पे जाएंगे, लेकिन मुझे एलर्जी नहीं होगा, उनको एलर्जी होगा, बिकॉज उन्होंने इनहेल किया है, इनहेल करके उनके ब्लड स्ट्रीम में गया है और उनको एलर्जी हुआ है। तो ये मोर ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं और समर में स्वेट के साथ उनको डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो एरियाज जहाँ पे कॉन्टैक्ट रहते हैं, इधर हाथ के इधर अंडर आर्म्स में, अगेन ग्रोइन में, पीछे, तो उनको उस एरियाज पे जहाँ पे ऑलरेडी उनको एलर्जी होने का टेंडेंसी, उधर उनको इचिंग होता है। ऑफ कोर्स उसमें मेडिसिन लगते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टेरॉइड क्रीम्स देते हैं, फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं। एक बार ठीक होने के बाद अगर इमीडिएटली हम लोगों ने क्रीम बंद कर दिया, वो अब वापस आता है। तो हम लोग मेडिसिन देते हैं, उसको धीरे धीरे करके इम्यूनोमॉड्यूलेटर के साथ उसको मेंटेनेंस में रखते हैं और फिर हम लोग उसको बंद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सीजनल तो समर में होता है और एवरी सीजन, लाइक 4 सीजन्स इन अ ईयर ना, सभी एवरी सीजन्स में उनको होता है। तो लेकिन हमें ऐसा हमारा जॉब ऐसा है कि हमें इसको क्योंकि एलर्जेंस तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मास्क पहन के चलिए और आप घूमना ही बाहर बंद कर दीजिए, तो ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सिखा देते हैं कि आपको अगर एलर्जी हो रहा है तो उधर आप थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाइए। और आजकल एक्चुअली टैबलेट्स को भी आते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स जो है आजकल, वो टैबलेट्स एंटी एलर्जिक टैबलेट्स क्रीम एंड लोशन फॉर्म्स में आए हैं। तो उनको बोलते हैं कि टैबलेट लेने से पहले आप वो लोशन थोड़ा लगाइए, 2-3 दिन वेट कीजिए। और मोस्टली इन मैक्सिमम पेशेंट्स ये अगर आपने ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा दिया और वो एंटी एलर्जिक लोशन लगा दिया, ठीक हो जाता है। अगर कंट्रोल में नहीं हुआ है तो डॉक्टर के पास आते हैं, हम लोग मेडिसिन देते हैं और ये माइल्ड केसेस 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ऑफ कोर्स सीवियर केसेस होते हैं, वो उन लोगों को थोड़ा लंबा लगता है, बट हम लोग हमेशा उसको वी कैन in almost all cases we can control it 100%. जी। 100% अ रिकवरी है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो क्या होता है और इसके जो सिम्पटम्स हैं वो क्या-क्या होते हैं? हाँ,
तो मैंने आपको स्वेटिंग के साथ जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, रिस्ट वॉच के बारे में बताया, ईयरिंग की जो बताया, रबर चप्पल डर्मेटाइटिस जो बताया। तो कॉन्टैक्ट मतलब वो सरफेस में कॉन्टैक्ट हुआ है। एक तो है एलर्जन, अभी मैंने बताया, जो इनहेल करके ब्लड में गया है एंड बॉडी में हुआ है, वो इंट्रिंसिक है, वो इंटरनल है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या होता है, हेयर डाई आपने लगाया, हेयर पे लगाया, लेकिन आपको स्कैल्प पे भी लगा, तो स्कैल्प में इरिटेशन हुआ। ईयररिंग्स जो हम लोग पहनते हैं गोल्ड के होते हैं या आर्टिफिशियल, गोल्ड में भी थोड़ा निकल रहता है और जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो 100% निकल है, तो ये निकल स्वेट के साथ टच होके, और किसी को ऐसे भी नॉर्मल स्किन में फ्रिक्शन बार बार ये पीछे का जो ये है, कभी बहुत टाइट लगा है तो इनको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली होता है, पानी निकलता है। रिस्ट वॉच जो आपने पहना वो स्ट्रेप में होता है, चप्पल रबर पहना आपने, रबर चप्पल पहना है, तो रबर जो एग्जैक्टली ऑन द एरियाज ऑफ रबर के जो कांटेक्ट में है उनको एलर्जी होती है, खुजली होता है, इचिंग होता है, अनबेरेबल करके भी बर्निंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं इमीडिएट, जो आपको मेडिसिन तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उनको सिखा देते हैं कि नॉर्मल आपको नॉर्मल डे टू डे भी आप ईयरिंग पहन सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ईयरिंग पहन ही नहीं पाएंगे, आप पहन सकते हैं। लेकिन हम लोग उनको बता देते हैं कि क्या करना है आपको ईयरिंग पहनने से पहले। बेरियर ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो सब मेडिकेटेड आता है, तो ये लगा के आपको पहनना है। रिस्ट वॉच में वो ऑइंटमेंट लगा के, रिस्ट वॉच पहनने से पहले वो ऑइंटमेंट लगाया है। रबर एलर्जी हुआ तो रबर हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं ऑल टुगेदर। आप अलग मटेरियल के चप्पल्स या सैंडल्स पहन सकते हैं। हेयर डाई अगर एलर्जी हुआ तो अगेन हेयर डाई एलर्जी कैन बी वेरी सीवियर, बहुत सीवियर हो सकता है, वो फेस वगैरह सूजन हो जाता है। तो अगर हेयर डाई हुआ तो हम लोग वो हेयर डाई बंद करते हैं, पर्टिकुलर हेयर डाई। और नॉन, अभी सभी हेयर डाई अमोनिया फ्री ही है, लेकिन एक केमिकल है पीपीडी, वो जो जिसको एलर्जी है वो पीपीडी फ्री, अमोनिया फ्री कलर्स होते हैं, नॉर्मल वेजिटेबल हेयर कलर होते हैं, वो देते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि हमने आज जो भी स्किन प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिस्कशन किया है वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, जिस पर हम डॉक्टर से आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी और टॉपिक पर आपके साथ फिर जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम आस्क द एक्सपर्ट की अगली कड़ी में। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।